नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां पर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए हम सत्य और तथ्यों के तमाम केंद्र बिंदुओं को परखते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच में। पहली खबर, शूटिंग के एक युग का हुआ अंत, जसपाल राणा का निधन और किस तरह से पूरा खेल जगत जो है वो इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके बाद होगी कि रक्षा प्रणाली में लगातार आत्मनिर्भरता के साथ भारत बढ़ रहा है और तबाही मचाने के लिए स्वदेशी विमान C295 का जो परीक्षण है वो सफल परीक्षण किया गया, जिसकी वजह से पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। और फिर बात होगी अष्टलक्ष्मी की। जी हाँ, असम नागालैंड से निकलेगा तेल गैस के लिए हम किस तरह से अब ज्यादा आत्मनिर्भरता के साथ इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समझौता हुआ है और इस MOU पर हम विस्तार के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ, जहां नहीं रहे प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा। 49 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है और भारत के सबसे सफल शूटर्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत प्रख्यात कोच माने जाते हैं और एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किए थे। तो ये दुखद खबर आ रही है जहां जसपाल राणा हमारे बीच नहीं रहे और ये एक बहुत बड़ी क्षति है। जब हम खेल जगत की बात करते हैं, हम शूटिंग की बात करते हैं, एक अध्याय की समाप्ति हुई है। आइए इस पूरी खबर पर विस्तार से करते हैं बात। तो मशहूर शूटर जसपाल राणा का निधन हुआ। 49 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, ये बड़ी खबर। म्यूनिख से वापस लौट रहे थे जसपाल राणा, रास्ते में अचानक उनकी तबीयत जब बिगड़ी और दिल्ली पहुंचने पर उनका उपचार शुरू किया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान जसपाल राणा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में उनकी गिनती होती है और सबसे अगर अहम कोच की बात की जाए तो मनु भाकर को कोचिंग देने वाले, उनका करियर संवारने वाले अगर किसी नाम का हम जिक्र करते हैं, जसपाल राणा का है। और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सफल निशानेबाजों में गिनी जाती हैं और इंटरनेशनली अक्लेम्ड माने जाते हैं जसपाल राणा। और लगातार अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस खबर को लेकर अपने शोक को व्यक्त किया है। और जसपाल राणा की उपलब्धियों ने जहां सबसे सफल निशानेबाजों में उनका नाम सबसे आगे रखा, दिग्गज खिलाड़ियों में, वहीं कोचिंग के तौर पर एक बहुत ही नेक दिल कोच और साथ ही साथ सहज व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं जसपाल राणा। उनकी उपलब्धियों से हमने देखा कि भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक, पिस्टल शूटिंग के दिग्गज खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के कोच थे जसपाल राणा। एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक सहित 8 पदक उन्होंने जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो 15 पदक अपने नाम किए, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और 1997 में उन्हें दिया गया था पद्मश्री। 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया और भारतीय स्टार शूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मनु भाकर के कोच भी रहे हैं। जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हुआ, अल्प आयु रही, लेकिन उनके करियर ग्राफ को अगर देखा जाए तो वो स्वर्णिम उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा अध्याय है। और जब भी निशानेबाजी की बात की जाएगी तो बहुत ही प्रखरता और मुखरता से जसपाल राणा का नाम लिया जाएगा। और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुचित्रा इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। सुचित्रा, जसपाल राणा एक ऐसा नाम है, जब हम शूटिंग की बात करते हैं और एक कोच के तौर पर भी वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड माने गए हैं, ऐसे में उनका जाना खेल जगत के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति। सुचित्रा के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन जो तमाम अवार्ड्स जिनसे नवाजा गया जसपाल राणा को, ये बताता है कि कैसे शूटिंग में उन्होंने अपना परचम लहराया। और ख़ास तौर पर शूटिंग बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड खेल माना जाता था जिस समय जसपाल राणा इस खेल में आए, और इस खेल में आने के बाद ज़मीन से जुड़े हुए माने जाते हैं। बहुत ही सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे जसपाल राणा। और एक कोच के तौर पर जिस तरह से उन्होंने मनु भाकर की ट्रेनिंग की, वो ये दर्शाता है कि वो अपने खेल में बेहद निपुण थे जसपाल राणा। और इसी तरह की कोचिंग करके ही, यानी कि वो जो ISSF का
खेल चल रहा था म्यूनिक में, वहाँ से वो वापस आ रहे थे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जसपाल राणा का जो करियर है उसमें युगांतकारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। जब वो खुद एक खिलाड़ी थे, उसके बाद एक कोच बनने के बाद भी वो ये जो सिलसिला है वो रुका नहीं, और जसपाल राणा यूं ही हम कह सकते हैं जीत की इबारत लिखते गए। तो आज एक अपूर्णीय क्षति पूरे खेल जगत के लिए, जहां उन्होंने अपने बहुत ही बेहतरीन कोच और निशानेबाज को खो दिया, अल्पायुरे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम सुचित्रा के पास वापस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। मैं सुन पा रही हूँ रक्षा क्षेत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक बड़ी कामयाबी रक्षा क्षेत्र में हमें मिली। भारत में असेंबल किए गए पहले C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान जो है वो सफलतापूर्वक हासिल की, और ये बताता है कि हम रक्षा क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस उड़ान को भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता में एक बड़े बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ देखा जा रहा है, और इसीलिए मेक इन इंडिया का डंका एक बार रक्षा प्रणाली को और उन्नत बनाने में, दक्ष बनाने में फिर से बज उठा। जहां नई उड़ान C295 ने कैसे रक्षा उत्पादन में नए इतिहास को रचने की तैयारी की है। तो ये पहली उड़ान किस तरह से रही, आइए अब इस पर विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं नजर कि आखिरकार कैसे रक्षा प्रौद्योगिकी को ये और उन्नत, दक्ष बनाती हुई नजर आएगी। बात करते हैं C295 के इस सैन्य उड़ान को लेकर कि आखिरकार ये पहली उड़ान किस तरह से रही। तो विमान की पहली उड़ान की अगर बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी है, और C295 ये बनकर तैयार हुआ और वडोदरा में इसमें पहली सफल टेस्ट उड़ान भरी। मेक इन इंडिया के तहत हम इस निर्माण को मान सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने में, उसकी ताकत का और इजाफा करने में ये विमान एक अहम भूमिका निभाएगा। और निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण में जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, एक बड़ी भागीदारी निभाता हुआ नजर आएगा। तो मेक इन इंडिया की ये ऊंची उड़ान कैसे रक्षा क्षेत्र को और सुदृढ़, आत्मविश्वास से लबरेज बना रही है, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, और गुजरात के वडोदरा में बन रहे C295 की अगर बात की जाए तो इसकी जो नींव है वो प्रधानमंत्री ने 2024 में रखी। टाटा एयरबस मिलकर इस C295 का निर्माण कर रहे हैं। और C295 प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो 56 विमान है, और 16 विमान सीधा स्पेन से मिलेंगे, और 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे, यानी कि मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया। अब C295 क्यों इतना खास है, और भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए C295 किस तरह की भूमिका निभाएगा, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। तो C295 मध्यम सैन्य परिवहन विमानों की अगर बात की जाए, सैनिकों और सामान की आवाजाही में उपयोगी भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ तमाम जो कठिन और जरूरी मिशन हैं उनके लिए इसे तैयार किया गया है। पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों के लिए इसके सक्षम और रख रखाव की अगर बात की, यानी कि इसकी सक्षमता और इसका जो खर्च है वो अगर इसकी तुलना की जाए बाकी विमानों से तो वो कम है। कच्ची हवाई पट्टियों पर भी उड़ान भर सकता है, और 50 पैराट्रूपर्स को ले जाने की क्षमता भी C295 में हम इसे हासिल है। तो उस लिहाज से वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, और आत्मनिर्भरता के साथ कैसे भारत जब रक्षा क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट चरणबद्ध तरीके से हमने देखा कि इसमें जो टाइम लैप्सेस हैं उनको भी कम किया गया। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमन बोराना जुड़ गए हैं। सुमन, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, और C295 उसी का एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव उदाहरण है। जी बिल्कुल, आज भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि देश का पहला स्वदेशी विमान C295 का जो परीक्षण है, सफल परीक्षण, वो हमने देखा है। अब हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हमने भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनते हुए जो है वो देखा है। अब जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, या भारत जो है वो केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उन रक्षा उपकरणों का निर्माण केंद्र जो है वो भारत में भी बन रहा है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये देश का वो पहला स्वदेशी विमान जो है, उसको हम कह सकते हैं, एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के लिए और वायुसेना के लिए एक बहुत ही मददगार जो है वो साबित होने वाला है। जब हम एक सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये सप्लाई चेन जो है वो तो मजबूत होगा ही, साथ ही में जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए ये बहुत बड़ी भागीदारी देगा। डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को ये बढ़ावा देने का काम करेगा। बेशक हम जानते हैं कि कुछ समय पहले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वडोदरा में इसका जो ये प्रोजेक्ट है उसका दौरा किया था, उसका उद्घाटन किया था, और जिस जगह पे इसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं उस जगह का भी उन्होंने जो है वो दौरा किया था। तो आगे आने वाले क्षेत्र में भारत को डिफेंस सेक्टर में मजबूत बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ी भागीदारी और साझेदारी जो है वो हम इसको कह सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि डिफेंस सेक्टर में पहली बार ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर निजी कंपनियां या जो निजी क्षेत्र है उनका इतना बड़ा सहभागी, इतना बड़ा सहयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। टाटा और एयरबस के साथ साथ जो छोटी एमएसएमई जो कंपनियां हैं, जो प्रोजेक्ट्स है वो इसके साथ जुड़े हैं, तो इसको रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए तो सहयोग मिलेगा ही। और जिस तरीके से आपने बताया कि जब आपदा का कोई समय होगा उस समय, या फिर जब बड़ी इस एयरक्राफ्ट के अंदर भारी सामान को ले जाने में, तो वायुसेना के लिए ये काफी मददगार जो है वो साबित होने वाला है। वहीं सुबह मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड की हम अपनी इस पूरी गाथा को वैश्विक पटल पर रख रहे हैं, और उस लिहाज से C295 भी एक युगांतकारी बदलाव के साथ रक्षा क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत ही ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा किया जा रहा है। हमने देखा भी है कि 56 विमान का जो सौदा है वो इसमें हुआ था, जिसमें से 40 ये जो विमान है C295 ये वडोदरा के अंदर इसकी पूरी जो बनने की प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। रक्षा क्षेत्र को तो मजबूत करेगा ही, लेकिन जिस तरीके से इसकी मेकिंग जारी है, जिस तरीके से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ समय में रक्षा क्षेत्र में भी हम हर क्षेत्र में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया में हर क्षेत्र जो है वो जुड़ रहा है, लेकिन रक्षा क्षेत्र हम सभी जानते हैं कि ये वो मजबूत क्षेत्र है जिसको सबसे ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता जो है वो इस समय और आगे भविष्य के लिए भी जरूरी है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र का आत्मनिर्भर बनना और ऐसे एयरक्राफ्ट का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इसका जो असेंबलिंग होना, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज पंच पे। आप जुड़ रहिए इस खास शो के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद सभी का न्यूज पंच में स्वागत। और अब बात करते हैं अष्टलक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी हुई। जी हाँ, धरती के नीचे छिपा हुआ खजाना जो है उसे अब सरकार निकालने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान किया है। किसके लिए? पूर्वोत्तर के विकास के लिए। ऊर्जा सुरक्षा और सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब असम और नागालैंड के बीच सीमा क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का रास्ता खुला। केंद्र सरकार की पहल पर दोनों राज्यों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता अब न केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये वर्षों पुराने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। और ये छिपा हुआ खजाना कैसे इस ऐतिहासिक समझौते के बाद अब निर्भरता कम करता हुआ नजर आएगा दूसरे देशों पर। जब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस की, आइए अब विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी खबर पर डालते हैं नजर। तो प्राकृतिक खजाने की खोज होगी और तेल, नेचुरल गैस की खोज से उत्पादन का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने असम नागालैंड के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जहां इस समझौते के तहत खनिज तेल खोज उत्पादन के संबंध में ये डील की गई है।
और इस डील में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम भूमिका रही, जहां उनकी मौजूदगी में ये एमओयू जो है वो साइन हुआ है। अब जो जमीन से निकाले जाने वाले दुर्लभ खनिज हैं जो प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, और अब तेल को के खनन में कोई बाधा नहीं आएगी इस एमओयू की वजह से। और दोनों राज्यों के बीच जो सीमा विवाद था वो लगभग खत्म हो गया, और कुछ तेल के क्षेत्रों को लेकर ये विवाद था, और अब इसकी वजह से जो राष्ट्रीय संपदा है उसका सही उपयोग देश की आर्थिक तरक्की के लिए हो पाएगा, और 50-50 यानी रेशियो में इस आधार पर इस लाभ को शेयर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक एमओयू के साइन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे चलेंगे। नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन की जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे। I am very sure that this will be a win-win not only for the state governments of Assam and Nagaland, but हमारी जो एनर्जी आत्मनिर्भरता जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप रखा, उसने दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। तो कैसे सेल्फ रिलायंस को हम आगे लेकर जाएंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, क्योंकि इस पूरे एमओयू की अगर बात की जाए तो भारत की तरक्की का मार्ग खुलेगा। तेल पर जो आयात की निर्भरता है वो कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा में लगातार बढ़ोतरी आएगी, और पूर्वोत्तर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। दोनों राज्यों का आर्थिक विकास होगा, नागालैंड का भी और असम का भी। इसके साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जो तमाम प्रचुर मात्रा में ये खनिज संसाधन मौजूद हैं, इसकी दोहन की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसमें ऊर्जा निवेश के साथ साथ समृद्धि का एक नया आर्थिक राजमार्ग हम कह सकते हैं वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, किस तरह से ये एमओयू आर्थिक तरक्की का तो रास्ता खोलेगा ही पूर्वोत्तर के लिए, साथ ही साथ तेल और गैस के लिए हमारी निर्भरता को भी दूसरे देशों पर कम करता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल कम करेगा। चल आप देखें कि पूरे अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं पूर्वोत्तर के अंदर जहां पर प्रचुर मात्रा में तेल भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो भी मौजूद हैं। हमको पता है कि जो हमारी ऊर्जा जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर है, चाहे वो एलपीजी हो या पेट्रोलियम पदार्थ हो। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से दोनों राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच जो समझौता हुआ है, जहां पर नागालैंड और असम के अंदर न केवल तेल गैस इसके खोज का जो काम है वो तेजी के साथ किया जाएगा, बल्कि जो मिनरल्स हैं उनको भी खोजने का काम किया जाएगा। और दोनों ही जो राज्य हैं इस पर सहमत हैं। एक विस्तृत जो एमओयू है वो तीनों के बीच केंद्र सरकार और असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में हुआ है। आप देखें कि जो भी जो तेल या क्रिटिकल मिनरल्स वहां पर उनका उत्पादन होगा तो उसका जो लाभ है वो दोनों राज्यों को होगा। और हमको भी पता है कि दूसरे देशों से एक बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको इन चीजों का जो आयात है वो करना पड़ता है। और हमारी जो कैपेसिटी है वो 1000-1500 से बढ़कर 10 गुना के करीब जो कैपेसिटी है वो बैरल की हो जाएगी। तो आप समझें कि भारत की दृष्टि से खासतौर से हमारी ऊर्जा जो जरूरत है उसकी दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। जो 6 फील्ड हैं जिनका जिक्र किया है, उसके अलावा नागालैंड के अलग अलग हिस्सों में जो इसको खोजने का काम है वो तेजी के साथ किया जाएगा। और हमको भी पता है, आप देखें कि सबसे पहले पूर्वोत्तर की अगर हम बात करते थे तो पूरा का पूरा 2014 से पहले ये पूरा क्षेत्र डिस्टर्ब रहता था। हमने देखा था कि ज्यादातर कर्फ्यू लगा रहता था, हिंसा की जो घटनाएं वो बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आप देखें कि पूरे पूर्वोत्तर में 80% के करीब पूर्वोत्तर में आसपा कानून है वो खत्म हो गया है, 20% बचा है। अगले साल 1-2 राज्यों को छोड़कर जो
ये कानून है पूरी तरीके से पूर्वोत्तर से खत्म हो जाएगा। तो इसका जो फायदा है वो सीधा सीधा न केवल इन खोजों पर मिलेगा, निवेश बड़ी संख्या में विदेशों से आएंगे। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि एक कदम है। दोनों राज्य और केंद्र सरकार इस पर सहमत हुए हैं। और पश्चिम एशिया में जिस तरह से संकट चल रहा है नीरज, उस लिहाज से हम अलग अलग विकल्प खोज रहे हैं एनर्जी सोर्सेज के, उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। बिल्कुल, और ये जरूरत भी है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पहले जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी उससे भी हमारी कई सारी जो जरूरतें की चीजें थी वो डिस्टर्ब हुई थी। अब इजराइल और अमेरिका और इसके अलावा ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बाद हमने देखा है कि हॉर्मुज से होकर बड़ी संख्या में जो गैस और जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो आते हैं, वो डिस्टर्ब हुए हैं। जो तनाव है पूरे विश्व में बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारत जो दूसरे विकल्प है उसके तौर पर अब तेजी से संभावनाएं तलाश रहा है। हमने देखा है कि इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको लेकर भी जो सर्वे और खोज का काम है वो तेजी के साथ चला है। अब दोनों राज्यों के जो सीमाओं पर जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ और जो नेचुरल गैस है वो उपलब्ध है, तो उसको खोजने का और उसका जो उपयोग है वो जल्द से जल्द करने का जो काम है वो तेजी के साथ किया जाएगा। तो हम विकल्पों पर एक तरीके से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं और मोदी सरकार का ये लक्ष्य भी है कि हम इन तमाम चीजों में अगर आत्मनिर्भर हों तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा पैसा भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे और देश आत्मनिर्भर होगा। तो उसी दिशा में ये तेजी के साथ काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि केवल नागालैंड और असम की बात नहीं है, आने वाले समय में पूर्वोत्तर के जो और भी राज्य हैं उनमें भी इसी तरह की संभावनाओं को तलाशने का काम किया जाएगा। और बहुत ही संक्षिप्त में नीरज ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस एमओयू की वजह से रोजगार के अवसर भी जो तलाश रहे हैं वहाँ पर युवा, ये उनके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जब हम अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं, किस तरह से ये पूर्वोत्तर का तो विकास करेंगे ही, लेकिन कैसे जो उसके आसपास के राज्य हैं उनके लिए भी ये एमओयू विकास की धुरी साबित होगा। तो अभी के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज